अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फूल है, प्लांट किंगडम चल रहा है इसके झा सर की साइंस की बुक की। अब पौधों में फूलों में खिलने की क्रिया को एंथेसिस कहते हैं। पौधे में जो फूल खिलता है उस क्रिया को एंथेसिस कहलाती है। फूलों के मुख्यतः 4 संरचनाएं होती हैं जो इस प्रकार है। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा पुमंग और जायक। फूलों को ठंडल को पेडिकल कहा जाता है। फूलों में मौजूद काइलेक्स जिसे बाह्यपुंज कहते हैं और करोला अर्थात दलपुंज जो होता है नॉन इसेंशियल पार्ट माने जाते हैं, जबकि एंड्रोसियम अर्थात पुमंग तथा जायोग को इसेंशियल पार्ट माना जाता है। अब बाह्य दलपुंज यह फूलों के सबसे नीचे स्थित होता है, जिसके द्वारा फूलों को सहारा मिल जाता है। काइलेक्स हरे रंग के होते हैं, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। काइलेक्स जो होता है हरे रंग का होता है, यानी बाह्य दलपुंज जो होता है वह हरे रंग का होता है, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण फूलों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाह्य दलपुंज के भाग को स्पेल कहा जाता है, जो बाह्य दलपुंज का इकाई है। अब है दूसरा है दलपुंज। यह फूल का दूसरा भाग है। अलग अलग पौधों में करोला अर्थात दलपुंज अलग अलग आकर्षण रंगों में पाया जाता है। इन रंगों के निर्माण को वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट से होता है। दलपुंज में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जिनका निर्माण वाइल्ड तथा ईस्टर में होता है। दलपुंज में मौजूद एक पंखुड़ी को पटेल कहा जाता है। यह दलपुंज की इकाई है। दलपुंज की इकाई को पटेल कहते हैं। दलपुंज में मौजूद आकर्षक रंगों तथा आकर्षण खुशबू के कारण विभिन्न प्रकार के जंतु आकर्षित हो जाते हैं, जिसे परागण की क्रिया होती है। अब तीसरा है पुमंग। यह फूल का मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है। इसकी इकाई को पुंकेश्वर अर्थात स्टेमेन या पिस्टिल कहा जाता है। पुमंग के द्वारा मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे परागण कहा जाता है। फूलों का चौथा पार्ट जो होता है जयांग होता है। यह फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गेन होता है। इसकी इकाई को कार्पेल यानी स्त्री केसर कहा जाता है। जायांग के द्वारा फीमेल सेक्स सेल का निर्माण किया जाता है, जो एक बहुकोशिकीय संरचना के अंदर निर्मित होता है, जिसे इम्ब्रोसेस कहा जाता है। इम्ब्रोसेस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाशय का निर्माण होता है। अब है परागण, पोलिनेशन। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागण स्टिग्मा तथा चला जाता है। पोलिनाइजेशन के लिए अलग अलग एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसके आधार पर पुष्पों को अलग अलग वर्ग होते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फूलों में सर्वाधिक परागण कीटों के द्वारा होता है। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागण की क्रिया को हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया है, जो एरंडोलोडी के पौधे से पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा फूल जो होता है रिफ्लेसिया होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो जिस पौधे से पाया जाता है वो है एरंडोलोडी। एरंडोलोडी पौधे से विश्व का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया पाया जाता है, जिसका व्यास की अगर बात की जाए तो 1 मीटर और वजन 8 से 10 केजी के बीच होता है। अब सबसे छोटे फूल की बात की जाए तो होता है वुल्फिया, जो सरसे के दाने के बराबर आकार का होता है। आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कीट लाल रंग के नहीं देख पाता है।
कीट ब्लू और वायलेट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। रेड ऑर्गेन कलर पक्षियों के लिए उत्तम रंग होता है। कीट जो होता है लाल रंग को नहीं देख पाते हैं। कीट ब्लू और वायलेट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। रेड ऑर्गेन कलर पक्षियों के लिए उत्तम रंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में फल के बारे में। फल का निर्माण अंडाशय अर्थात ओवरी से होता है। अंडाशय से फल का निर्माण के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल, जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं और फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यहाँ से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो सत्य फल किसे कहते हैं? वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि। अब है असत्य फल किसे कहते हैं? वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है उसे असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर इत्यादि असत्य फल के उदाहरण हैं। फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति कहा जाता है। पेरीक्रेप का निर्माण 3 लेयर के द्वारा होता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पेरीक्रेप का निर्माण जो होता है 3 लेयर के द्वारा होता है, जो इस प्रकार है। इंडोक्रेप, दूसरा है मेसोक्रेप और तीसरा है इपीक्रेप। भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है। अब बाह्य फल भित्ति की बात करें। सबसे पहला बात जो करते हैं बाह्य फल भित्ति की, जो फलों के बाहरी भाग होता है उसे इपीक्रेप यानी बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। यह पेरीक्रेप के बाहर वाली परत होती है। इसके तहत फल के छिलके का निर्माण होता है। फल के जो बाहरी भाग जो आवरण होता है, जो छिलके का भाग होता है, उसे बाह्य फल भित्ति या इपीक्रेप कहा जाता है, जो पेरीक्रेप के बाहर वाली परत होती है, जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। दूसरा भाग जो होता है फल का वो होता है मध्य फल भित्ति यानी मेसोक्रेप। पेरीक्रेप के बीच वाला हिस्सा है जिसके द्वारा फलों के पुल्प अर्थात गुद्दे का निर्माण होता है। तीसरा है अंतः फल भित्ति अर्थात इंडोक्रेप। यह पेरीक्रेप के सबसे अंदर वाली परत होती है, जिसके द्वारा बीज के बाहर से ढकने का कार्य किया जाता है। अब फलों के खाने योग्य भाग, कुछ फल दिए हुए हैं और उनके खाने वाले भाग, ये लिस्ट को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, नारियल, ये सभी जो है इनके भ्रूणपोष खाया जाता है। आम, पपीता और इमली की बात की जाए तो इनके मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर और परवल, इनके जो हैं फल भित्ति एवं बीज को खाया जाता है। सेब और नाशपाती की बात की जाए तो इसके पुष्पासन को खाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, इनके रसीले रोम को खाने जाने वाले भाग होते हैं। अनार की बात की जाए तो रसीले बीज चोल खाए जाते हैं। लीची जो होता है इसका खाने वाला भाग जो होता है एरियल कहलाता है। अंगूर को फल भित्ति। अब है अनिषेक फल। अनिषेक फल इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना परागन अर्थात अनिषेचन फल, जो बिना परागन के निषेचन होता है, उसे निषेचन होने के कारण इस प्रकार के फलों के बीज नहीं पाए जाते। अगर बीज होते हैं तो उन्हें फोल्ड सीड कहा जाता है। अगर बीज होते हैं तो उसे फोल्ड सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे केला, कदम, अंगूर और गुल्लर इत्यादि। अब पादप हार्मोन की बात की जाए। प्लांट हार्मोन, पादपों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पौधे की वृद्धि एवं विकास की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पौधे में जो होता है अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिससे पौधे के विकास हो, पौधे की वृद्धि हो, पौधे को नियंत्रण करना हो, कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पौधे के ऑक्सीजन जो पौधे में हार्मोन पाया जाता है, ये ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होती है। उसमें ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है और यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह पौधे में फूलों तथा पत्तियों से गिरने से रोकता है।
यह पौधे के आसपास मौजूद खरपतवार को नष्ट कर देता है। दूसरा जो पौधे का हार्मोन होता है जिबरेलिन होता है। यह फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। यह बड़े आकार के फल एवं फूल को विकास में सहायक होता है। तीसरा जो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है पौधे की कोशिका में विभाजित करने के लिए सक्रिय करता है, जिसके विभाजन से तेजी आती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका की संख्या बढ़ने लगती है और पौधे की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होता है। ये साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। प्लांट में जो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण क्या होता है, पौधे की कोशिका का विभाजन होता है में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे कि सेल का जो विभाजन होता है वह उसमें तेजी आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप पौधे की जो होती है मोटाई और गोलाई में वृद्धि हो जाती है। अब है इथिलीन C2H4। इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह पादपों में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। अगर बात की जाए पादपों में यानी प्लांट किंगडम में इथिलीन जो होता है यह पादपों में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन। अगर पूछ लिया जाए कि प्लांट किंगडम में कौन सा गैसीय हार्मोन है तो याद रखिएगा एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है जो इथिलीन होता है। C2H4 इसका रासायनिक सूत्र रहता है। यह पौधे के फलों को प्रकृति रूप से पकने में मदद करता है। याद रखिएगा पौधे को पकने में मदद जो करता है वह इथिलीन नामक हार्मोन होता है। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक का उपयोग किया जाता है, जो जल से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाती है और इसकी मदद से फल पक जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है एसिटिलीन गैस। अब है एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड ये पौधे की पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फल को गिरने में मदद करता है। और चौथा है अब है आगे का पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। यह एकमात्र अभिक्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त अवस्था में होता है। यह एक प्रकार का उपचयन अर्थात एनेबॉयलिक क्रिया है जिसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रकाश का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। इस क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर बनाता है ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सूर्य की प्रकाश अहम भूमिका निभाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। ये सवाल भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी घटकों की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों में पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे अस्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। अस्टोमेटा का निर्माण गार्ड सेल के द्वारा होता है। गार्ड सेल में जल भरने से गार्ड सेल के आकार में वृद्धि होती है, जिसमें अस्टोमेटा छिद्र खुल जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज की क्रिया संपन्न होती है। अस्टोमेटा में हाइड्रोजन H2O अर्थात जल के वाष्प के रूप में बाहर आ जाने से अस्टोमेटा के छिद्र बंद हो जाता है, जिससे गैसों की आने जाने की क्रिया रुक जाती है। आगे है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। यह दो आवरण से घिरी संरचना है। यह पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। हरित लवक में लिक्विड भरा रहता है जिसे अस्ट्रोमा कहा जाता है। अस्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे टाइलोक्यूड कहा जाता है। टाइलोक्यूड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जब कोई टाइलोक्यूड एक ऊपर की एक व्यवस्थित हो जाती है तो उसे सामूहिक रूप से ग्रेना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन का निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर अर्थात किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किचन ऑफ सेल या कोशिका का रसोई घर जो होता है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हेड तथा टेल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें हेड का निर्माण मैग्नीशियम धातु होता है।
इसी की वजह से क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिससे क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल का नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और दूसरा है क्रोटीन पीला और जाइंथोफिल लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला है प्रकाश अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है, जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की निर्भरता के कारण ही इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, यह एक ऐसी पहला चरण होता है जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जल के अणु हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान जब क्लोरोफिल आयन जो होता है उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी के निर्माण होने के बाद जल के हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। जल के टूटने के उपरांत बनने वाला हाइड्रोजन इन नेडेप के संयोग को स्ट्रोमा चला जाता है। नेडेप का मतलब होता है नाइकोनेमेड एडिनिन डाइक्लोटाइड फास्फेट एक हाइड्रोजन ग्राही के रूप में मौजूद होता है। जल के टूटने के साथ ही लाइट रिएक्शन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन, यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन के दौरान रूडुप अर्थात राइब्लोज डाइफास्फेट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में लाया जाता है। नेडेप के द्वारा लाए गए हाइड्रोजन तथा रूडुप के द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल का भाग होती है। डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। दूसरा जो है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता जो है अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में तेजी होती है, लेकिन इंटेंसिटी कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे बल्ब, लैंप, ट्यूबलाइट या मोमबत्ती की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। अब है तापमान अर्थात टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जबकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। टेम्परेचर जो होता है कि तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, लेकिन 35 डिग्री टेम्परेचर तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगती है, जो 40 डिग्री पर पूरी तरह से बंद हो जाती है। अगर 40 डिग्री यही टेम्परेचर चली जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अच्छा तापमान 35 डिग्री तापमान माना जाता है। अब है प्रकाश का रंग, कलर्स ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। ये अक्सर पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में की दर में सबसे अधिक जो होता है किस रंग का
प्रकाश होता है तो लाल रंग का प्रकाश होता है। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण ब्लू कलर में होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैगनी रंग में होता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लाल में, उसके बाद ब्लू कलर में, और सबसे कम की बात की जाए प्रकाश संश्लेषण तो बैगनी रंग में होता है। हरे रंग के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और हरे रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो संपन्न नहीं होती है। इस तरह से हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके आगे हम इसका MCQ भी लगाएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।